जय हिंद ऑफिसर्स। आप सभी का यूसी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की लेक्चर आपकी पॉलिटी की ओरिएंटेशन लेक्चर है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम रोहन कुमार है और मैं आपके पॉलिटी के फैकल्टी हूं। अगर आप देखोगे, पॉलिटी आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पूरे सीएपीएफ के जर्नी में। आप पेपर 1 ले लो, आप पेपर 2 ले लो, या आप इंटरव्यू ले लो, या आप अपने करियर में ले लो, सारे जगह आपको पॉलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए दिखेगा। अगर आप देखोगे तो आपके एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 50 से 20 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी के सेक्शन से देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ ये तो बात हो गई आपके पेपर 1 की, पेपर 1 से रिलेटेड बातें हो गई। वहीं अगर आप पेपर 2 देखोगे तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी आपका पॉलिटी एक इम्पॉर्टेंट पिलर के रूप में काम करता है। तो ये इम्पॉर्टेंस आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचोगे तो जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि अगर आप इन फ्यूचर ऑफिसर बनने वाले हो तो आपको पॉलिटी से रिलेटेड सारे डिटेल्स आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ जब आप यूनिफॉर्म पहन लोगे, जब आप सीआईएसएफ को सर्व करोगे, सीआरपीएफ को सर्व करोगे, या एसएसबी को सर्व करोगे, या आईटीबीपी को सर्व करोगे, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चीज़ें बहुत क्रिस्टल होनी चाहिए कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर क्या क्या लिमिटेशन लगा रहा, आपको कैसे अपने कंट्री को सर्व करना है, आपके ऊपर लिमिटेशन क्या है, आप कितना ज़्यादा फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हो। ये सारी बातें आपको आपके इंडियन पॉलिटी बताते हैं। इसलिए इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंस को आप बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो इसी इम्पोर्टेंस को पेपर 1 से लेकर आपके इंटरव्यू के स्टेज से लेकर आपके करियर से लेकर ये सारी बातें मैं रोहन कुमार आपके साथ करने वाला हूँ अगले कुछ लेक्चर में, जिसमें हम लोग पॉलिटी को एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से लेकर आपके करियर के पर्सपेक्टिव से लेकर सारी बातें विस्तार से करेंगे। इसके बाद अगर आप देखोगे कुछ और अगर आगे बातें करें तो कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं पॉलिटी के जो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम के लिए समय कम है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, वैसे चैप्टर पे फोकस करोगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, अगर आप पॉलिटी के चैप्टर्स को देखोगे, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके लिए पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी बिल्कुल न्यू होगा और चाहे उनको कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं होगा, वो ऐसे चैप्टर्स को इग्नोर करते हैं। लेकिन ये आपके करियर के लिए कहीं ना कहीं बहुत हार्मफुल होने वाला है। इससे इसका इम्पोर्टेंस आप इसके चैप्टर के अकॉर्डिंग दे सकते हो। पहला चैप्टर क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे आप समझोगे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे कैसे हुआ। आप इसमें बहुत बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ोगे। ये तो बात हो गई पहले चैप्टर की। दूसरा चैप्टर हो गया सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आप देखोगे कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यों है, क्या कारण है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है और ये इतना ज़्यादा ब्रॉड, इतना ज़्यादा ब्यूटीफाई कैसे हुआ। ये चीज़ें आप देखेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद बातें आती हैं आपकी प्रियम्बल से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, डीपीएसपी से रिलेटेड एंड फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। ये सारी चैप्टर एज अ सिटीज़न ये सारी चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन, सपोज अगर आप पॉलिटी ना पढ़ें, आपको पता ही ना हो कि आपके पास क्या क्या फंडामेंटल राइट है, आपके पास एज अ सिटीज़न क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो आप इन चीज़ों को कैसे परफॉर्म कर पाओगे। इसलिए पॉलिटी के नॉलेज को एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव के बाद अगर देखें तो ये उसके बाद भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट की रोल आपके पूरे करियर में प्ले करने वाला है। ये तो बात हो गई आपकी प्रियम्बल से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, डीपीएसपी से रिलेटेड एंड फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। अब अगर आप बात करोगे तो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी आप पढ़ोगे।
इन फ्यूचर मैं उम्मीद करूँगा, मेरी टीम चाहेगी कि आप जल्द से जल्द CAPF को क्लियर करें और इंडिया को सर्व करें। आप जब आओगे सेंटर के डेपुटेशन पे आओगे, आप अगर स्टेट में सर्व करे हो, किसी स्टेट के अंदर होगे, तो आपको हर एक चीज़ वहाँ के गवर्नमेंट से लेकर हर एक डिटेल आपको पता होना चाहिए। आप जिस भी स्टेट में हो, आपको हर एक चीज़ A to Z उस स्टेट के बारे में पता होना चाहिए कि वहाँ की पॉलिटिकल ओरिएंटेशन कैसी है। ये सारे डिटेल आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसलिए ये सारे चैप्टर्स भी आपके लिए यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर नेक्स्ट बात करोगे, जुडिशियरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, लोक अदालत, ये सारे क्या हो गए, ये सारी आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे कोर्ट्स बने हुए हैं, ताकि किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। तो ये चैप्टर्स का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। देन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, इसमें आपको सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे कैसे रिलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या क्या आपके लेजिस्लेटिव रिलेशन है, क्या क्या आपके एग्जीक्यूटिव रिलेशन है, क्या क्या आपके फाइनेंशियल रिलेशन है। इन सारों को भी आपको डिटेल में पढ़ना है, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड। उसके बाद देखोगे आप कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस देखोगे। फॉर एग्जांपल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। ये तो हो गई बस एक ओवरव्यू, प्रेसिडेंट रूल। ये देखो, आप अभी बहुत सारी बातें हो रही है, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इन सारे चैप्टर को हम लोग एक एक करके उठाएंगे और बहुत डिटेल में देखते चलेंगे। तो आप बिल्कुल अभी घबराना नहीं कि ये क्या चल रहा है, ये तो बहुत हार्ड होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे साथ बने रहो आप पॉलिटिकल लेक्चर में। ये सारी बातें बहुत हम लोग आराम से करेंगे और बहुत डीप जाके करेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम पॉलिटी के सेक्शन में तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ये हमारी बात हो गई आपकी इमरजेंसी प्रोविजंस तक। वहीं अगर आप देखोगे, उसके बाद आपका कुछ अमेंडमेंट से रिलेटेड बातें होगा। अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे 103 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं या जितने भी पहले के प्रीवियस अमेंडमेंट है जिससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो सारे को हम लोग अच्छे से विस्तार में देखने वाले हैं। एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, UPSC हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया। इनके बारे में, इनके कंपोजिशन के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में, इनके रोल के बारे में, सारे कुछ को हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं। ये तो बात हो गई आपकी अमेंडमेंट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड। उसके बाद हम लोग कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी देखेंगे, जैसे आपका नीति आयोग से देखना आप अपने PYQ में, हर साल आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाते हैं। एंड देन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देख लो आप, CVC देख लो आप, चीफ विजिलेंस कमीशन। ये सब क्या हो गया, ये सब आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया, दैट मीन्स स्टैट्यूटरी बॉडी हो गया। इनके बारे में भी हम लोग इनके कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रोल, सारे कुछ को देखेंगे। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डेवलपमेंट जो आपके रिसेंट में हुए हैं, साथ ही साथ कुछ इम्पॉर्टेंट जजमेंट को देखेंगे हम लोग। ये जजमेंट को हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, सपोज हम लोग नेक्स्ट क्लास में, सपोज हम लोग अगर एक चैप्टर पढ़ें फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट, तो हम लोग क्या करेंगे कि फंडामेंटल राइट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी जजमेंट दिए हैं हम लोग उसे कंक्लूड करेंगे। आप अगर अपने PYQ को एनालिसिस किए होंगे पॉलिटी के, तो आपने देखा होगा कि हर साल आपको एक जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाता है, किसी भी जजमेंट से रिलेटेड, या तो वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो जाए, या वो DPSP से रिलेटेड हो जाए, या वो सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड हो जाए, या वो इमरजेंसी प्रोविज़न हो जाए, या वो कुछ भी अमेंडमेंट प्रोसीजर हो जाए। किसी के ऊपर भी कोई भी जजमेंट होता है तो वो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो बात हो गई हमारी कुछ चैप्टर्स की। अब हम लोग आगे कैसे बढ़ने वाले वो हम लोग समझते हैं।
आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। अब देखो, आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे चैप्टर है, आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि इतने कम समय में कैसे सारे चैप्टर को हम लोग डील करेंगे। आप अगर PYQ एनालिसिस किए होगे तो आपने देखा होगा कि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आपके यूनिवर्सली इम्पॉर्टेंस होते हैं, उसका अपना एक अलग से इम्पॉर्टेंस क्रिएट रहता है। फॉर एग्जांपल, आप फंडामेंटल राइट को ले लो, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा लो, CAPF के किसी भी ईयर के पेपर को उठा लो, आपको 1 से 2 क्वेश्चन FR के ऊपर हमेशा देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि आपको फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इन सारे को पढ़ना मैंडेटरी है। उसके बाद अगर कुछ बात करोगे, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट से, इससे हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देन सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गई, जुडिशियरी हो गई, कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस देख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में। एंड देन अमेंडमेंट से रिलेटेड आपको जो भी रिसेंट अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी रिसेंट जजमेंट हुई है, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, इनसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अब हम लोग, ये तो बात हो गई आपकी पूरे चैप्टर से रिलेटेड कि ये हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। अब पढ़ने वाले कैसे, अब हम लोग आगे वो समझते हैं। अगर आप देखोगे कि हम लोग, सपोज़ आपके पास 15 से लेकर 20 क्वेश्चन आपके पॉलिटी में आते हैं, ये अप्रॉक्स एक समझ लो, ये आपका वेटेज होता है 15 से लेकर 20 मार्क्स। अब ये जो 15 से लेकर 20 मार्क्स है, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपकी इजी लेवल के होते हैं, जिसमें आपसे डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लेता है। सपोज आपसे पूछ लिया आर्टिकल कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ किस आर्टिकल के अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ किस आर्टिकल के अंदर है। इसका आंसर आप इजी वे में आर्टिकल 32 को मार्क कर दोगे और आप स्कोर गेन कर लोगे। ये तो हो गया एक इजी क्वेश्चन जिसको आप इजीली टैकल कर लोगे। अब कुछ आता है आपसे मॉडरेट क्वेश्चन पूछते हैं। मॉडरेट क्वेश्चन, उसमें क्या करते हैं, आपको 2 स्टेटमेंट दे देते हैं। 2 स्टेटमेंट आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, A B, और पूछ लेते हैं कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ये भी आप अगर थोड़ा सा किस चीज़ के बारे में नॉलेज होगा, सपोज़ आपसे एक अमेंडमेंट पूछ ले, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछ ले, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से रिलेटेड बातें पूछ ले, इससे आपको पूछ ले, इसमें आपको 2 कोई स्टेटमेंट फ्रेम कर दे। अगर आप इस अमेंडमेंट से रिलेटेड पढ़ाई की होगी तो आप इस क्वेश्चन को इजी वे में टैकल कर लोगे। ये क्या हो गया, ऐसे क्वेश्चन आपके मॉडरेट क्वेश्चन हो गए। अब आता है कुछ क्वेश्चन जो आपका हार्ड क्वेश्चन के कैटेगरी में आता है, जिस क्वेश्चन में आपको नॉलेज के साथ आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाना होगा। एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाना होगा। चैप्टर से रिलेटेड आपकी जितने भी डाउट है वो सारी क्लियर होगी, तब जाके आप ऐसे हार्ड क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। इसमें आप ज़्यादातर देखोगे वैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे फैक्ट भरा, जिसके बारे में आपने कभी सुना भी ना होगा, या 3 से 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे देंगे और उसमें से पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत क्लियर होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे, एलिमिनेशन टेक्निक के हेल्प से। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन को हम लोग इनमें से हर जो भी हमारा लेक्चर होगा उसमें से, जैसे सपोज हम लोग नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल राइट पढ़ें, FR हम लोग पढ़ें, तो जो हमारा FR से रिलेटेड अभी तक CAPF में जितना भी क्वेश्चन आया होगा उसे हम लोग लास्ट के स्लाइड में पिक करेंगे और क्विकली 5 to 10 मिनट्स में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ये लग पाए कि क्या जो रोहन सर ने पढ़ाया है वो हमारे एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है या हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है।
इसलिए हम लोग PYQ को अपना पिलर, अपना बेस बना के पूरे पॉलिटी के लेक्चर में पढ़ेंगे। ये तो बात हो गई सारी कैसे क्वेश्चन आएगा उनको कैसे हम लोग देखेंगे। अब कुछ और आगे कुछ बात करते हैं। राइट, यहां तक आपकी चीजें क्लियर होगी। अब आप देखोगे कि सपोज आपके पास हार्ड क्वेश्चन आ जाए, हाउ डू वी टैकल डिफिकल्ट क्वेश्चन इन पॉलिटी। पॉलिटी में इजी क्वेश्चन रहते हैं लेकिन हार्ड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 7 to 8 क्वेश्चन आपको 7 to 8 क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? सबसे पहले जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, सपोज आपने सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ा, तो सेंटर स्टेट रिलेशन से एक्सपेक्ट जितने भी इससे रिलेटेड एस्पेक्ट होंगे वो सारे आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा उन्हें डील कर पाओगे। साथ ही साथ आप बहुत बार देखोगे कि जो पॉलिटी में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके करंट अफेयर से लिंक होते हैं। इसका आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में देख सकते हो आप, क्योंकि ये हमेशा आपका न्यूज़ में रहता है। साथ ही साथ आप इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड बातें कर सकते हो। आप देखोगे अभी रिसेंटली 18th लोकसभा कंक्लूड हुआ, उसके बाद इलेक्शन कमीशन आपका न्यूज़ में था, एंड देन कुछ स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्शन वगैरह चल रही है, अभी बिहार में होने वाला है कुछ मंथ बाद, इसलिए इलेक्शन कमीशन आपका हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो इससे क्या होगा, देखो ये तो आपका करंट का टॉपिक हो गया, इलेक्शन कमीशन करंट अफेयर क्या हो गया, लेकिन इससे रिलेटेड आप क्या करेगा, आपसे स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लेगा, स्टैटिक क्वेश्चन फ्रेम कर लेगा। तो आपको पढ़ना भी ऐसे है, आपको हमेशा अपने दिमाग को क्लियर रखना है कि कौन सा टॉपिक अभी आपका न्यूज़ में चल रहा है। जैसे कभी कभी, जैसे अभी आप कुछ दिन पहले देखोगे तो यूपीएससी में ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। क्यों? एज को रिड्यूस करने की बात हो रही है कि अटैम्प्ट को, जो सीएससी के अटैम्प्ट होते हैं उनको अब कम किया जाए। तो ये क्या हो गया, इस तरह से आप देखोगे कि यूपीएससी न्यूज़ में आ गया। तो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और कुछ एग्जांपल देख सकते हो आप, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड अभी बहुत सारी इश्यूज चल रही है, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से आप करंट को और स्टैटिक को दोनों को लिंक कर रहे हो। तो ये तरीका होता है आपको कि आप जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगी उसको आप टैकल कर पाओ। वहीं थर्ड स्टेज देखोगे आप, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेज, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेज। वहीं अगर थर्ड स्टेज की बात करोगे तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट के साथ साथ आपके पास PYQ का एक पॉलिटी का बुक जरूर होना चाहिए, या पूरे PYQ के जो भी जितने भी सिलेबस हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। आप जैसे जैसे सपोज चीज़ों के जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड आपकी क्लैरिटी हो गई, आप करंट स्टैटिक को लिंक कर लिए, अब आप उसको अप्लाई कहाँ करोगे, उसके लिए आप मॉक टेस्ट का यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा थर्ड पिलर हो गया मॉक टेस्ट। इसके बिना आपका प्रैक्टिस अधूरा रह जाएगा। सपोज आप कॉन्फिडेंट हो गए कि मुझे सारे कुछ सब कुछ आता है, लेकिन आप लॉजिकली अप्लाई कैसे करोगे ये बताएगा आपका मॉक टेस्ट। इसलिए मॉक टेस्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये तो हो गई थर्ड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और पिलर आता है एलिमिनेशन टेक्निक। यूपीएससी के क्वेश्चन देखोगे आप, अगर सीएपीएफ का क्वेश्चन देखोगे, कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। आप उसमें देखोगे एक ऐसा स्टेटमेंट रहता है जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रहता है। आप वो जब पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा। हम लोग PYQ करेंगे उसमें देखेंगे कुछ स्टेटमेंट बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट रहते हैं, तो वैसा स्टेटमेंट हमेशा आपका रॉन्ग होता है। तो ये सब तरीका होता है आपसे एलिमिनेशन का, ये सब एक तरह से टेक्निक होता है। और भी एलिमिनेशन की टेक्निक हम लोग जैसे जैसे क्लास में प्रोसीड करेंगे वैसे वैसे इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इसको भी आप ध्यान रख सकते हो, एलिमिनेशन टेक्निक। इसको ये भी चीज़ है, आपको इंस्टेंट डेवलप नहीं होती है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस लगता है, PYQ का एनालिसिस करना होता है, साथ ही साथ मॉक टेस्ट देना होता है, तब जाके ये चीज़ें ग्रेजुअली आपका डेवलप होता है। राइट, ये चीज़ें यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपकी सारी क्लियर होगी। फिफ्थ
स्टेज देख लो आप कैसे हार्ड क्वेश्चन को डील कर पाओगे। तो आप सपोज कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आप यहाँ देख लो, आप सपोज कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, सपोज आप टॉपिक ले लो सिटीजनशिप, सिटीजनशिप को आप कंसिडर कर लो एक बार के लिए। आप उसमें देखोगे कि वो आर्टिकल डील करता है आपका आर्टिकल 5 to 11। अब इससे रिलेटेड क्या कर सकते हो आप, इससे रिलेटेड आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। 5 to 11 आर्टिकल जो है वो आपका सिटीजन से रिलेटेड बातें करता है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा एक मतलब एक फ्लैश कार्ड जैसा 1 पेज में पूरे सिटीजन के ऊपर आपके पास हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। आप ऐसे कर लो, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हो गए आर्टिकल। इनसे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है आप वो लिखते चलो, 2 से 3 पॉइंट, दैट्स इट। जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो लिखते चलो। ये तो हो गई स्टैटिक से रिलेटेड बातें। अब कुछ सिटीजनशिप से रिलेटेड कुछ और बातें कर लो, जैसे इसको आप करेंट अफेयर से यही रिलेटेड कर लो, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 से रिलेटेड बातें कर लो, ठीक है। उसका जो पुरानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट थी उनको देख लो आप। तो ये क्या हो गया, ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव वे में विद इन 1 पेज में ये आपका सिटीजनशिप के ऊपर नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। इससे क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले अपने हैंड रिटन नोट्स को उठाते हो, आप कंफ्यूज होना शुरू करते हो कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे पढूं। उस समय ये चीज़ें आपकी हेल्प करती है, आपको सेटिस्फाई करता है कि आपने बहुत पढ़ा है। बस आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए ऐसे नोट्स आप फ्रेम कर सकते हो। तो इससे भी क्या होगा, आप जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगी उसको आप इजीली डील कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपकी चीज़ें सारी क्लियर होगी। ये तो हो गई बात हमारी कि कैसे हम लोग जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे उनको डील करेंगे। हमने सिलेबस देख लिया, हमने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के बारे में देख लिया। अब आगे कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे पॉलिटी को हम लोग प्रिपेयर कैसे करने वाले हैं अपने पूरे लेक्चर में। देखो बहुत डिफरेंट टीचर्स हैं, बहुत डिफरेंट आपको तरीका बताएंगे, बट जो मैं बता रहा हूँ उसे आप फॉलो करना। देखना आपका पॉलिटी का सिलेबस एक तो बहुत लिमिटेड समय में ख़त्म हो जाएगा और साथ ही साथ आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से होने वाली है। सबसे पहले आपको पॉलिटी से रिलेटेड आपको एक अपना फाउंडेशन बेस बनाना होगा। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा पॉलिटी तो आपके लिए ये पिलर जो है, ये जो एस्पेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको अपना एक फाउंडेशन बेस बनाना होगा। अब वो बेस बनेगा कैसे, इधर आप एनसीईआरटी पढ़ लो 11-12 का, या आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत देख सकते हो, लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हो, इस बुक को रेफ़र कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका एक पॉलिटी का एक फाउंडेशन बेस बन जाएगा। ये हो गया फाउंडेशन बेस से रिलेटेड बातें। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे पॉलिटी को कवर करने के लिए मेरी लेक्चर को फॉलो करते चलना है। हर लेक्चर को आपको देखना है, उससे रिलेटेड आप जो भी नोट्स बना सकते हो वो आप स्लाइड के हेल्प से नोट्स बना लेना। तो ये लेक्चर बहुत हम लोग मिनिमम टाइम लेंगे आपके पूरे पॉलिटी के सिलेबस को कंप्लीट करने में। पॉलिटी के सिलेबस को कंप्लीट करने में बहुत मिनिमम टाइम हम लोग लेने वाले हैं। ये हो गया सेकंड स्टेज आपका पूरे पॉलिटी को कंप्लीट करने में। थर्ड, आप न्यूज़ से ज़रूर एसोसिएटेड होंगे। जो भी पॉलिटी से रिलेटेड आपका करेंट अफेयर होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ मंथ पहले असम अकॉर्ड का बात चल रहा था, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, आपका एक तरह से करेंट अफेयर से रिलेटेड बातें हो गई। अब इससे सपोज आपका एक क्वेश्चन ही फ्रेम कर दिया एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। अगर आप चीज़ों को, पॉलिटी को पूरा करेंट अफेयर से लिंक करते चल रहे हो तो ये चीज़ें ऐसे आप डील कर पाओगे। तो ये क्या हो गया, देखो रीड थॉरोली, आपको एक अपना फाउंडेशन बेस बनाना है, एंड देन मेरे लेक्चर को आप ज़रूर फॉलो करना, एंड देन आप न्यूज़ से रिलेटेड बातें ज़रूर करना। जो भी न्यूज़ आप देखोगे पॉलिटी से रिलेटेड
उसको आप इम्पॉर्टेंट लगा देना, लेकिन हाँ वही इम्पॉर्टेंट लगाना जैसे आप देख लोगे कि पार्लियामेंट में कोई भी बहस हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो रहा है, जैसे 0 आवर की बात हो जा रही है, क्वेश्चन आवर की बात हो रही है, सेंसर मोशन से रिलेटेड बात हो रहा, नो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड बातें हो रहा, नो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड बातें हो रहा, ये सब अगर बात होगा, जैसे शेड्यूल 10 से रिलेटेड बात हो गया पार्लियामेंट में, जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, तो ऐसे जो अगर न्यूज़ हो गए इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, इससे शॉर्ट में आप नोट्स बना सकते हो, ये आपका करंट अफेयर का एक पिलर बन जाता है। वहीं अब जैसे आपके पास एक फाउंडेशन बेस बन गया, आपने मेरी लेक्चर को फॉलो कर ली, साथ ही साथ उससे रिलेटेड आपने नोट्स बना लिया, एंड देन आपने करंट अफेयर भी कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप यही है कि ये जो आप जहाँ भी नोट्स बनाए हो, अपने हैंड रिटन नोट्स किसी भी नोटबुक में बनाए हो, उस नोटबुक को बंद करके नहीं रखना है, उस नोटबुक से आपको प्रैक्टिस रिवाइज करते रहना है। रिवाइज आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपके सक्सेसफुल करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो भी आप पढ़ोगे उसे आप थॉरोली रिवाइज वीक में 2 बार एटलीस्ट करते रहोगे। जो भी आपका नोट्स बनेगा उसको रिवाइज करना आपके लिए मैंडेटरी है, उसके बिना आपका सक्सेस अधूरा रह जाएगा। इस बात को आप नोट डाउन कर सकते हो। साथ ही साथ हमारी सेशन को आप ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें जो भी आपके क्या होंगे, जो भी डाउट होंगे उसको आप क्लियर कर सकते हो। हम लोग क्लास में PYQ का एनालिसिस करेंगे, PYQ से रिलेटेड बातें करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरे अपने लेक्चर को कंप्लीट करने वाले हैं कि आपको किस एक्सटेंट तक पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत डीप फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सपोज हम लोग बात कर रहे हैं तो पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक लिमिट तक हम लोग जाके रुक जाएंगे जहाँ तक आपका CAPF क्वेश्चन पूछता है। तो ये हमारा कुछ तरीका हो गया। पूरे हमने सिलेबस को देखा कि हमने सिलेबस को कैसे डील करना है, हम लोगों ने टॉपिक्स देखी, हमें करंट अफेयर को कैसे डील करना है। साथ ही साथ हमने अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ रहा है उससे कैसे डील करेंगे। इजी क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, लेकिन डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो बातें भी हमने की। और इससे हम लोग, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिबेट हो रहा, हम लोग इस चीज़ को अपने लेक्चर में अप्लाई भी करेंगे, आपको ये चीज़ें करके दिखाएंगे ताकि आपके लिए पॉलिटी बहुत ही आसान हो जाए। जो भी आपका 17 से 18 क्वेश्चन आ रहा है, मैं अपना बेस्ट दूंगा कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। 100% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। लेकिन एज अ टीचर अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ तो मैं भी चाहूँगा कि आप भी अपना 100% ज़रूर दें क्लासेस में। अब इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग कुछ और बातें करते हैं। जैसे अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड बातें कि आप देखोगे PYQ में क्वेश्चन कैसे पूछा है। इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा। यहाँ हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर ही निकाल रहे हैं। क्वेश्चन का आंसर जब हम लोग पढ़ लेंगे चैप्टर को, जैसे ये देखो आप, ये आपका क्या है, म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड बातें हैं। तो हम लोग जब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो कि हाँ जी, हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, रोहन सर ने जो पढ़ाया है वो सही पढ़ाया है। तो ऐसे देखो, आप देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन देखो, आप देखोगे ऐसे क्वेश्चन को, ये क्या है, ये देखो, ये एक 1 लाइनर क्वेश्चन है। बस आपको आर्टिकल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो चीज़ हम लोग क्लास में करने वाले हैं। अंडर विच वन अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन एवरी म्यूनसिपैलिटी। अब देखो ये क्वेश्चन इजी है, इसका आंसर हम लोग क्लास में करेंगे, नो डाउट। अभी आप कंफ्यूज नहीं होना। अब इसको देखो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फ्लैश नोट्स अपने हैंड रिटन तरीके में बना सकते हो। जितना भी म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड बात हुई है, वहीं जितना भी आपका पंचायत से रिलेटेड बातें होगा उसे आप ऐसे बाइफरकेट कर लेना। यहाँ जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न होगी उसे आप लिख लेना। एंड देन जो भी आपकी म्यूनसिपैलिटी की फंक्शन होगी, एंड देन आर्टिकल होगी, ये सारे कुछ आप एक पेज के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हो। सेम लाइज विथ पंचायत इंस्टीट्यूशन।
इस तरीके से आप फ्लैश नोट्स बना सकते हो। तो ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। एंड देन उसके बाद ये क्वेश्चन देख लो, ये सब आपका पिछले ईयर का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। एंड देन इसका दे सकते हो आप, ये सिविल सर्विसेज से ऊपर पूछा है, दैट मीन्स ये अब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड बातें कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से रिलेटेड बातें कर रहा। तो इससे रिलेटेड आपसे जो भी आर्टिकल हैं वो भी हम लोग क्लासेस में बात करेंगे जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखेंगे। फॉर एग्जांपल फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया, यूपीएससी हो गया। ये सारे कुछ को हम लोग एक एक करके क्लास में देखने वाले हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, वन लाइनर टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है जिसमें से एक सही होने वाला है। तो ये सब क्या है, ये सब इजी क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड इधर देख लो आप, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंड बैक द पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986। अब ये किससे रिलेटेड हो गया, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड बात हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड बात हो रहा है। इसे भी हम लोग पढ़ेंगे जब इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, हमारा टॉपिक है तो इसको भी हम लोग डील करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप देखोगे आपको देखते हुए मिलेगा। ये सब आपके लिए एक तरह से ईजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ देख लो, एज अ डिफेंस एस्पिरेंट आपसे ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, इजी क्वेश्चन है। ये देखो, अब ये आता है आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन के सेक्शन में, मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अब देखो, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया, आपसे पूछ लिया कि इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऐसे क्वेश्चन आप कब सही कर पाओगे, जब आपके पास पूरे टॉपिक का एक तो क्लियर नॉलेज होगा, एंड देन आप उसको बहुत बार प्रैक्टिस भी किए होंगे, एंड देन आपका जो थिंकिंग होगा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे फंक्शन कर रही है। तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन को डील कर पाओगे, राइट। देखो, ऐसे क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को क्लियर नहीं करवाता है। ऐसे क्वेश्चन आपका जब आप करियर में आगे बढ़ोगे, जब आपके पास वर्दी होगी, जब आप CISF में सर्व करोगे, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको जीना सिखाता है, क्योंकि आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पढ़ रहे हो, आप कानून के बारे में पढ़ रहे हो, आप संविधान के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। वहीं अगर देखोगे आप ये 100 नंबर क्वेश्चन, ये सब पिछले साल का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ये हम लोग कब पढ़ेंगे, जब जुडिशियरी पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट, फिर से उसके बाद हाई कोर्ट, एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट। उसी के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट जज भी आता है। तो इन चारों ऑप्शन में देखो, कुछ ऑप्शन आपको ऐसे दिखेंगे जो आपके लिए बहुत वेग होने वाला है। सपोज, चलो इसको हम लोग एक बार पढ़ के देखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है जो वेग है। देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। सेकंड, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट। थर्ड, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर in consultation with the High Court of the concerned state. Fourth, they are appointed by the Supreme Court on the advice of the concerned High Court. देखो, अपॉइंटमेंट कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। अपॉइंटमेंट हमेशा, अगर ये सपोज ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं होता तब मैं बात कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट इधर आपके गवर्नर करेंगे, इधर आपके प्रेसिडेंट करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपके एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। एक आपके स्टेट के हो जाते हैं, एक आपके हमारा प्यारा भारत का हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो जाते हैं। अपॉइंटमेंट हमेशा यही दोनों करेंगे। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट क्यों करेगा, क्योंकि वो तो खुद अपॉइंट हो गया है, वो दूसरा को अपॉइंट क्यों करेंगे, वो अपना कंसल्टेशन दे सकते हैं लेकिन अपॉइंट नहीं करेंगे। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट जो हैं ये आपके सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को। थर्ड क्या है, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट। वहीं फोर्थ क्या है, दे आर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। वही वाली बात हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जब जुडिशियरी पढ़ेंगे
तो बहुत क्लियर दिमाग रख के सारे चीज़ों को बहुत क्रिस्प वे में, ताकि आपके एग्ज़ाम में इससे अगर क्वेश्चन आना हो तो इससे क्वेश्चन आ जाए और आप इजीली सॉल्व कर पाए, ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अगर और कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो कुछ क्वेश्चन हो गई। नेक्स्ट देख लो आप, ये क्वेश्चन आप मॉडरेट लेवल पे ले सकते हो। ये देखो वही वाली बात हो गई, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो आपका न्यूज़ में अगर एक बार आ गया उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यही लोगों को लगता है कि ये स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन दो ये स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन ये डिराइव कहाँ से हो रहा है? ये करंट अफेयर से डिराइव हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई सेशन में, या तो मानसून सेशन में, या बजट सेशन में, या विंटर सेशन में इनसे रिलेटेड बातें हुई होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखो आप क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे ना, ये देख लेना करेक्ट पूछ रहा या नॉट करेक्ट पूछ रहा। ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चन बच्चे बस इसी कंफ्यूजन में गलत कर देते हैं कि क्या वो क्वेश्चन करेक्ट पूछ रहा या वो क्वेश्चन नॉट करेक्ट पूछ रहा। देखो यहाँ पे पूछ रहा आपसे नॉट करेक्ट, करेक्ट है पूछ रहा, नॉट करेक्ट। अ सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ सिंगल मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये देखो ये सब ना जो कैन, मे, ये सब क्या होता है ना, ये जेनरिक टर्म होता है। जेनरिक टर्म हमेशा सही होता है। जब कुछ एक्सट्रीम टर्म आ जाए, जैसे ऑल, ठीक है, ये सब क्या एक्सट्रीम टर्म है, तो ऐसे स्टेटमेंट को जब आए अब थोड़ा सतर्क हो जाना, मे बी वो स्टेटमेंट गलत हो। सेकंड, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर अलोन। थर्ड, अ सेंसर मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फोर्थ, अ सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम लोग जब मोशन में पढ़ेंगे, सेंसर मोशन पढ़ेंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ेंगे, उन सारे को भी सारी बातें होगी, तब आप ये क्वेश्चन आप देखना आप इजीली टैकल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, स्वरण सिंह कमेटी। ये कमेटी जब हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, डीपीएसपी पढ़ेंगे, ये जब सारे चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद आप ये क्वेश्चन उठा के देखना, आप विद इन 10 सेकेंड आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाओगे। ये सब क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन होते हैं। इसको अगर आप मिस कर रहे हो तो आप समझ लो कि आप रैंक से 10,000 20,000 पीछे ऐसे ही चलेगा। ऐसे क्वेश्चन में बहुत सतर्क रहना, अच्छे से करके सही करके आना है। देखो, स्वरण सिंह कमेटी recommended the insertion of which one of the following provision in the Constitution of India। पहला क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। सेकंड क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज। थर्ड क्या है? नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन मेंबर टू द लोकसभा। फोर्थ क्या है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको इसका आंसर पता होगा, लेकिन जब हम लोग क्लास कर लेंगे देन इसको सॉल्व करेंगे, तब आप इजीली विद इन 10 सेकेंड आप आंसर दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कन्फर्ड ऑन अ हाई कोर्ट। जब हम लोग एक साइड सुप्रीम कोर्ट, एक साइड हाई कोर्ट पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे कि क्या क्या पावर दोनों के पास है, क्या दोनों के पास सिमिलर पावर है, क्या दोनों के पास डिफ्रेंशिएट पावर है, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चन को भी डील कर पाओगे। एडवाइजरी पावर, पावर ऑफ डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, पावर ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर टू अलाउ रिफ्यूज स्पेशल लीव पिटीशन। सारा क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे, बस क्लास को फॉलो करना एंड देन उसके बाद हम लोग PYQ करेंगे, उसे फॉलो करना, सारा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसके बाद। नेक्स्ट देख लो आप, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब ये क्या हो गया? ये आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड बातें हो रही है। तो आप देख रहे हो कि आपसे कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड बातें हो रहा और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड भी बातें हो रहा, बॉडीज़ की बातें हो रही है, तो इनको भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। NHRC से रिलेटेड हम लोग इनके कंपोजिशन को देखेंगे, इनके फंक्शन को देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, देन इनका रोल को देखेंगे। सारा कुछ हम लोग, ये पावर कहाँ से डिराइव करते हैं, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है, तो ये किसी ना किसी एक्ट से पावर अपना डिराइव कर रहे होंगे। देखो, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, प्रोटेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जब NHRC पढ़ेंगे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट देख लो आप, विच अमंग द फॉलोइंग डील्स विथ हैबस कॉर्पस। अब ये सब क्या है? ये सब आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा। हर साल आप देखोगे ये क्वेश्चन एटलीस्ट आपको जजमेंट से रिलेटेड मिल जाता है कि ये जो जजमेंट हुआ था ये किससे रिलेटेड था। आप देख लो,
स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राज नारायण एंड ORS। नेक्स्ट है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जबलपुर, मिस्टर मिसेस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नंदिनी वर्सेस PR दनी। ये सब क्या हो गया, आपका जजमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जजमेंट हो गया। इससे भी आपको क्वेश्चन हर साल एक एटलीस्ट देखने को मिल जाता है। तो हम लोग सारे जजमेंट को जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे उसमें जितने भी जजमेंट हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जैसे केशवानंदा भारती केस हो गया और भी बहुत सारे जजमेंट है, उन सारे को डील करेंगे। एंड देन कुछ और एग्जांपल ले सकते हो, KS पुट्टास्वामी केस, हादिया केस, ये सब क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ ना कुछ जजमेंट दिया जिससे आपका आर्टिकल में कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे क्या क्या जजमेंट हुए हैं। एंड देन आप कुछ और क्वेश्चन देख लो, ये सब क्या है, ये सब पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, इसे भी हम लोग देखेंगे। सेंट्रल स्टेट की जब बात करेंगे, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें हम लोग सेंटर से रिलेटेड पार्लियामेंट भी देखेंगे, स्टेट से रिलेटेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी देखेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर टू बी यूनिवर्सली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा? रवि राय, हिरन मुखर्जी, सोमनाथ चटर्जी एंड PA सांगमा। मे भी आपको इसका आंसर पता होगा, लेकिन जब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा फैक्ट से भी लिंक कर लेंगे ताकि आपके लिए एग्जाम ईजी हो जाए। तो ये तो हमारी बात हो गई क्वेश्चन से रिलेटेड। हमने देख लिया कि कैसे हमने पूरे पॉलिटी को हमें कंप्लीट करना है। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ गए होंगे कि हम लोग पॉलिटी को कैसे डील करने हैं। बहुत इजी है पॉलिटी, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। बस पॉलिटी आपसे प्रैक्टिस मांगता है, पॉलिटी आपसे समय मांगता है। अगर आप पॉलिटी को अपने 24 आवर का कुछ समय दे दिए, आपने पॉलिटी को प्रैक्टिस कर लिया, तो 18 में से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना है। ये हमारी टीम का आपसे वादा है। तो चलिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। ये हमारी ओरिएंटेशन की लेक्चर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से सिलेबस को डील करने वाले हैं, एक एक करके चैप्टर को पढ़ेंगे। हम लोग कैसे पढ़ने वाले, बस आपको अगले 2 मिनट के अंदर वो बता दें। सपोज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब हमारा जो स्टार्टिंग टॉपिक होगा वो होगा हमारा फंडामेंटल राइट। बस हम लोग पढ़ने कैसे वाले हैं, बस आपको वो बता दे रहे हैं। फंडामेंटल राइट, हम लोग पहले फंडामेंटल राइट को ओवरव्यू करेंगे कि रियल में फंडामेंटल राइट जो है आपका फंडामेंटल राइट है क्या, पहला। उसके बाद हम लोग इसमें आर्टिकल से रिलेटेड बातें करेंगे जो आपका एग्जाम में जिससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड देन उस आर्टिकल को डिटेल में समझेंगे भी, 2-2 लाइन में सारे आर्टिकल को समझेंगे। एंड देन कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ जजमेंट देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया केशवानंदा भारती केस हो गई, हादिया केस हो गई, KS पुट्टास्वामी केस हो गया। इन सारे केसेस को हम लोग 2-2 मिनट के अंदर, 1-1 मिनट के अंदर सारे के बारे में पढ़ेंगे, सारे से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेंगे। ये हो गया हमारा पढ़ने का तरीका। एंड देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, PYQ उठाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपसे फंडामेंटल राइट के ऊपर पूछा हुआ है। देन उस PYQ को हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। इससे आपका फंडामेंटल राइट मेरे तरफ से 100% कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका 100% मुझे चाहिए। देन ये 2% मिलके आपका सक्सेस आपको देखने को मिल जाएगा। देन आपके पास आपकी वर्दी होगी, आप CISF को सर्व करोगे, आप CRPF को सर्व करोगे, आप SSB को सर्व करोगे। तो इस तरीके से हम लोग पूरे क्लास में पढ़ने वाले हैं। सारे टॉपिक को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, सारे को ओवरव्यू करेंगे, उनसे रिलेटेड आर्टिकल देख लेंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हुई है वो देख लेंगे। एंड देन जो भी उससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं वो सारे देख लेंगे। एंड देन PYQ देख के पूरे पॉलिटी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये बात हो गई हमारी पूरे सिलेबस रिलेटेड। चलिए इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट इन माय क्लास। हैव अ वंडरफुल डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग CAPF 2025 एग्जाम। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।